जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। बच्चों, आज आपका नीट टेस्ट हुआ, नीट टेस्ट नंबर 7, जिसमें केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग था और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आइए आज के पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं। बच्चों, आज का जो पेपर का डिस्कशन है वो मैं और रिस्पेक्टेड एमएस सर मिलके करेंगे। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आप जानते हैं कि सर के इस मिशन के तहत पेपर से पहले रैपिड फायर हो रहे हैं और पेपर के बाद पेपर डिस्कशन हो रहे हैं, और उसके बाद आपके लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपके डाउट्स पूरी तरह से सॉल्व हो जाएं, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने पेपर डिस्कशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो बिल्कुल सही है, पेज नंबर 121 में ये बात दी हुई है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम ही डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है 1 डे बाई इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। तो 1 डे बाई, ये जो डे बाई है ये यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट है। तो ये जो इसकी वैल्यू दी है ये भी बिल्कुल सही दी हुई है, और ये पेज नंबर 111 में आपको दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा एनसीईआरटी में, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का बेटा। क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर। ठीक है, देख लेते हैं एनसीईआरटी में। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में है, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ये पेज नंबर 121 में है। और देखिए 1 डे बाई की वैल्यू जो आपको दी हुई है ये आपको पेज नंबर 111 में दी हुई है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से था, मैंने कहा आपको मिलवा देते हैं। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर की जब बात होती है तो मतलब सेम बॉन्ड ऑर्डर आपसे कह रहा है बताइए सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है आपको बताना है। सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। Cn माइनस है, Cn माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 7 13 1 14। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम सब लोग जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक है। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए सब लोग जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। ठीक है। NO प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, फिर से बेटा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। Cn प्लस, तो ये हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे Cn माइनस और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो Cn माइनस और NO प्लस मतलब पहला और तीसरा, तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम वैसे भी कर सकते थे, फॉर्मूला जो है बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, वैसे आपको ये डायरेक्ट अप्रोच मालूम है सबको, इसलिए हमने इससे आपको करके दिखा दिया है। ये फॉर्मूला है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए। ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग में। पेज नंबर 129। द फॉर्मल चार्ज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। तो ओजोन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनमें 3 के लिए हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बनाता है, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? इसके लिए 0 हो गया। यहाँ 3 बना रहा है, 2 बनाता है, तो ज्यादा बना रहा है, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? प्लस का। और कितना ज्यादा? जितने ज्यादा बना रहा है 1। यहाँ पे कितना हो गया फॉर्मल चार्ज? -1। तो आप देख सकते हो 0 +1 -1। आप देखिए ध्यान से, 0 +1 -1, तो ये तो +1 है तो गलत, 0 गलत, 0 है ही नहीं, इसमें भी गलत। तो +1 0 -1 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। और ये आपको पेज नंबर 105 में देखिए दिया हुआ है ओजोन। इसको इन्होंने नंबर 1 माना है और इसको नंबर 2 माना है, इसको नंबर 3 माना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए +1 हो गया, इसके लिए 0। इन्होंने फॉर्मूले से करा है, हमने आपको अप्रोच बताया है। ये जो है नंबर ऑफ बॉन्ड को देखकर बताना। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड को देखकर हम बता सकते हैं और आसानी से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। मॉलिक्यूल हैविंग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, विच डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। सब लोग जानते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन की जब बात होती है तो यहां पर dz² यूज हो जाता है। ठीक है ना। और इस पे आपको एक बात याद रखनी है कि ज्योमेट्री और शेप वगैरह सबसे ज्यादा जो शेप में वेरिएशन आती है वो इसी में आती है। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, हम सब लोग जानते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है ना। और लोन पेयर के आने से वहां पे शेप जो है वो चेंज होते रहते हैं। खैर इतना सब इसमें नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ यही पूछा है कि dz² जो है इसमें कौन सा d यूज होता है ना, कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है। तो dz² यूज होता है। 4th आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 में। और आप देख सकते हो 9 5 ये PCl5 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब sp3d में ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है इसमें एक्सियल बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखोगे 5 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, एक S है, 3 P है और एक D है। तो D कौन सा है बेटा, dz² वाला है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आउट ऑफ CO2 SO2 I3+, I3-, H2O NO2- N3- द लीनियर स्पीसीज आर। तो लीनियर स्पीसीज आर, तो देखो हमें तो कुछ तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। H2O ये तो बेंट होता है, सब लोग रटा हुआ है। निकाल लीजिए 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये बेंट हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद SO2 को हम देखते हैं। तो SO2 में देखिए कितने, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर बेटा, ये भी बेंट हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज है ये, है ना। CO2 जो है हमारा वो लीनियर होता है, हम सब लोग जानते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और यही लीनियर हो जाता है, सब लोग इसको जानते हैं 180 डिग्री। तो इसमें H2O था, इसमें SO2 था, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। इसमें भी H2O था तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा वाला आंसर हमारा अपने आप सही हो गया है, देख सकते हैं आप। तीसरा, अब I3- है, आइए बना के देख लेते हैं। I3- को क्या लिखेंगे, I2- हमने लिखा तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर आ जाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक भाई, 7 वैलेंस शेल में होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 7 1 8, 8 में 2 चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में 6 इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर बनाएंगे, 3। तो अब ये इस तरह से हो गया। ये इधर आई आ गया, इधर आई, और ये इधर लोन पेयर। एक्सियल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आते हैं, सब लोग जानते हैं। अब शेप के लिए लोन पेयर को छिपा लेते हैं, तो लोन पेयर छिपाएंगे तो देखिए ये भी लीनियर आ गया, आ गया लीनियर। इसी तरह N3- होता है बेटा, इसको लिखो NN2-। तो आप कहोगे 2 सिग्मा और 5 1 6 0 लोन पेयर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन ये भी लीनियर हो जाएगा। तो N3- भी लीनियर हो जाता है बेटा, N3- भी लीनियर हो जाता है। I3+ है एक, उसे भी देख लो। तो आंसर तो तीसरा सही हो गया हमारा। I3+ को देखो कैसे लिखोगे, I2+, 7 में 1 चले गए, 6 बचे। अब यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर बचेंगे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी और ये बेंट हो जाएगा I3+। कैसा हो जाएगा बेटा, बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे लीनियर स्पीसीज पूछ रहा था, तो लीनियर स्पीसीज CO2 I3- और N3- है। मतलब आई विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम लोग जा रहे हैं। और लीनियर स्पीसीज के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, उसके बारे में आपको ये जानकारी दी हुई है। और इसका दूसरा नाम मैंने फिर से आपसे बताना है कि डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है। जरूर याद रखिएगा, नीट में भी कभी ना कभी जरूर आएगा। ठीक है, नीट में भी जरूर आएगा, 100% आएगा।
इन एलीन C3H4 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो एलीन C3H4 होता है, अगर आप इसको बनाओगे है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका sp3 माइनस पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, एक तो sp3 माइनस 1। इस कार्बन में देखो कितने पाई बॉन्ड है, sp यहाँ पे दो है, एक इधर तो sp3 माइनस 2। इस पे कितने हैं, sp3 माइनस 1, तो इस पे आ गई sp2, इस पे आ गई sp, इस पे आ गई sp2। तो sp और sp2 बेटा आंसर है, sp और sp2। तो सेकंड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का, क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड आंसर होगा। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा 51 का। ये देखिए sp और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया है पेज नंबर 121 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे एक एक करके सबको निकाल लेते हैं। इस पे देखेंगे तो sp3 माइनस 2, दो पाई बॉन्ड है ना यहाँ, इसके लिए भी यही हो जाएगा, इनके लिए भी यही हो जाएगा sp3 माइनस 2। तो sp हाइब्रिडाइजेशन ये भी हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन ये भी हो जाएगा। तो ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा तो है ही नहीं हमें किनारे पे sp2 चाहिए, sp2 चाहिए मतलब डबल बॉन्ड चाहिए हमें, है ना। तो अब देखो सेकंड वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 माइनस 1, ये sp2 हो गया। इस पे भी यही हो जाएगी, sp3 माइनस 1 sp2 हो गया। इस पे देखो दो पाई बॉन्ड है तो sp3 माइनस 2, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन ये भी। फिर से कह रहा हूं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है sp3 माइनस पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो इन दोनों का इधर से दोनों sp और इधर से sp सेकेंड आंसर बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। जैसे फोर्थ वाला निकालना है तो फोर्थ वाले में तो एक भी पाई नहीं है, तो sp3 माइनस 0, तो इसकी तो sp3 आ जाएगी। इस तरह सारे एटम का निकाल सकते हैं। तो खैर यहां पर हम जो है सेकेंड आंसर के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो डाइपोल मूवमेंट में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा देखिए। तो देखिए NH3 और BF3 आ गया है ना, बहुत फेमस है, रैपिड फायर में भी हुआ और हम लोगों ने ये क्लास में भी बहुत इस पे ध्यान दिया हुआ है। तो NH3 और NF3 में NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा होता है, NH3 में वेक्टर एडिशन हो जाता है, NF3 में उसकी तुलना में कम होता है। अब BF3 जो है, BF3 में तो डाइपोल मूवमेंट 0 होता है बेटा, सब लोग जानते हो, म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जाता है। और H2O में जो है डाइपोल मूवमेंट वो NH3 से भी ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर डाइपोल मूवमेंट का हम इसमें ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे कम BF3 का होगा, और फिर NF3 का होगा, NF3 के बाद NH3 का होगा, NH3 के बाद बेटा H2O का होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, BF3 NF3 NH3 H2O। तो सेकेंड आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 में, सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको मैं जितनी बार आपसे बोलूं उतनी बार कम है, क्योंकि यहां से सवाल आने ही आने हैं बेटा, बहुत सवाल आने हैं, और बहुत अच्छे से अगर आपने इसमें काम कर लिया तो आसानी हो जाएगी। HFSCl HBr, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, याद रखना DM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN डिफरेंस। इसका एक एक्सेप्शन है, उसको हमने बताया है, CH3Cl CH3F का। HFSCl HBr HI देख रहे हैं, ठीक। तो HF का ज्यादा हो गया HCl से, फिर HBr से। किसी में भी NH3 NF3 अभी आपने देखा, तो NH3 का ज्यादा होता है, BF3 का 0 म्यूचुअल कैंसिलेशन होता है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बेटा,
ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें रिपीटेशन हो जाती है बेटा, इसमें रिपीटेशन हो जाती है मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की जब रिपीटेशन होती है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इंटरमॉलिकुलर। कौन सी हो गई? इंटरमॉलिकुलर। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन हो जाएगा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एसोसिएशन तो होता नहीं है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ। तो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। तो आप याद रखिएगा कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जहां इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पैरा वाले में, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, वो है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब पैरानाइट्रोफिनॉल हैज बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, बिकॉज अभी मैंने बताया पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाइल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है बेटा, पहला सही हो गया। पैरानाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामॉलिकुलर, गलत, तो गलत है इसका दूसरा। तीसरा और चौथा भी इसी तरह गलत है, कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन पैरानाइट्रोफिनॉल बट नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये तो बहुत ही गलत बात है ना। तो ये गलत हो गए तीसरा चौथा भी। अब यहाँ पे पहला इसका करेक्ट आंसर हो गया। और इसका एनसीईआरटी में देखिए इंट्रामॉलिकुलर का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, यहां पर आपसे बात कर रहा है वो लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, ये बॉन्ड ऑर्डर वाली बात है। तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सब लोग जानते हैं बेटा हम लोग। O2 में 16 होते हैं और बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाता है N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 16 में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ना, O2 में 2 होता है। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाता है। अब ये मैच कर लीजिए, ए का बेटा 4 होगा और जो है बी का 2 होगा, सी का 1 होगा, डी का 3 होगा, है ना, डी का क्या होगा 3 होगा। तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देख लीजिए N2 के लिए 3 होता है तो ए का 4, O2 के लिए 2 होता है तो बी का सेकेंड, F2 सी का 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब ये बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर ये आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से भी हम लोग करते हैं और बाकी जो डायरेक्ट अप्रोच है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है तो हम 10 से 18 तक निकाल सकते हैं, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 13 का, 12 का, 11 का, 10 का। तो हम तो ये जानते हैं कि ऊपर जाओ या नीचे जाओ 0.5 घटाते जाओ। तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट अप्रोच होती है, और बाकी जब इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तो हमें ये करना ही पड़ता है बेटा। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखिए सभी में अगर हम देखें तो एनायन तो सेम है। अब यहाँ कैटायन देखिए Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Cs प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे चार्ज देखिए सेम हो गया तो स्मॉलर कैटायन जो है वो फेवर करेगा डायरेक्टली, अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर को, है ना। तो हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज है बेटा, है ना, वो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो वो किसका होगा, LiCl का होगा, है ना, फिर NaCl का, फिर KCl का, फिर CsCl का, क्योंकि Rb यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो A B C D बेटा यहाँ पे थर्ड आंसर होना चाहिए,
क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर की बात आपसे कर रहा है। थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल था बहुत, फजान रूल का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग वन पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तो एक पाई बॉन्ड, अब ये तो इसमें भी है, SO3 में देख रहे हैं तो 3 पाई बॉन्ड है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कार्बोनेट में हम देख रहे हैं तो कार्बोनेट में इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं, एक पाई बॉन्ड भी है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कार्बोनेट में 3RS होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, एक पाई, और SO2 में भी 2 पाई बॉन्ड है ना। तो एक तो ऑप्शन ये था कि एक पाई बॉन्ड अगर देखा जाए तो वो सिर्फ O2 में और कार्बोनेट में थे, समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस में है, तो वो तो कार्बोनेट में 3RS है। ऑक्सी एनायंस में याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बराबर होते हैं। तो बेटा थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का। ठीक है, 57 का थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से देखिए, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पेज नंबर 110 एनसीईआरटी। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे शेप दिए हुए हैं और आपसे ये तमाम सारी चीजें कह रहा है। तो BRF5 है, सबसे पहले हम BRF5 की बात करते हैं। तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो ये 5 सिग्मा एक लोन पेयर के सब हम ये बात करते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। H2O की बात करते हैं तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, और ये बेंट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं बहुत फेमस है कि नहीं, 104.5 इसका बॉन्ड एंगल होता है। ClF3 की बात करते हैं तो हम जानते हैं 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये बेटा टी शेप हो जाता है। क्या हो जाता है, टी शेप हो जाता है। ठीक है, और SF4 तो बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा। 4 सिग्मा एक लोन पेयर, सीसॉ शेप होता है, स्क्वायर फोल्डेड, याद आ रहा है। SF4 ये देखो सीसॉ शेप हो गया बेटा, स्क्वायर फोल्डेड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब यहां पे BRF5 जो है A का 4 हो जाएगा, A का 4, B का 3, है ना, और C का 1 और D का 2, A का 4, B का 3। तो A का 4 तो एक से ही आंसर निकल रहा है। यहाँ तो हमने तो चारों निकाल के दिखा दिया आपको, एक से ही आंसर निकल रहा है। फोर्थ आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। और ये देखिए एनसीईआरटी की टेबल दी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, 115 पेज नंबर में आपने देखा है। अब देखिए बेंट, सीसॉ, टी शेप सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले BRF5 देखिए, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ये जो सर्किल बनाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सवाल आते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको इनको। 59, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस। देखिए बहुत शानदार सवाल है, बहुत बड़ी संख्या में गलत हुआ होगा। यहां पर आपसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, और यहां बहुत सारे लोगों ने आंसर फोर्थ लगाया होगा, जो कि गलत हो गया होगा। सेंट्रल एटम पे नहीं पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। जब टोटल पूछते हैं तो सारे लोन पेयर जोड़ते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम विद सराउंडिंग एटम, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या, ये 2 सिग्मा 3 लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो इस पे तो 3 लोन पेयर है, मान लो सेंट्रल एटम पे, ये पहले तो आई हमने यहां बना दिए थे, और ये 3 लोन पेयर तो इस पे हैं, और बाकी वाले जो ये सराउंडिंग वाले हैं इन पे भी तो 3 लोन पेयर हैं, इन पे भी तो 3 लोन पेयर हैं भैया। तो 3 + 3 + 3, यहां पे टोटल 9 लोन पेयर होंगे।
समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे सेकंड आंसर होगा 59 का, सेकंड आंसर होगा बेटा। क्या आंसर होगा 59 का? 59 का सेकंड आंसर होगा। चलिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्जी। अब देखो एक्जी के पूछ रहा है तो सब नहीं निकालेंगे, अब सिर्फ एक्जी का निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालें, एक्जीओ F4। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिग्मा कितने हैं? 5 सिग्मा है, और 8 में से 6 चले गए तो 2 बचे, मतलब 1 लोन पेयर। 6 मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है विद 1 लोन पेयर। तो थर्ड आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 60 का थर्ड आंसर है, देख लीजिए। और ये देखिए sp3d2 के बारे में जिक्र है SF6 के माध्यम से। द कंपाउंड विच हैव द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। NH3 अगर हम देखेंगे तो NH के बीच में बॉन्ड एंगल हमें देखना है। तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर से sp3 बॉन्ड एंगल, और 109 तो होगा नहीं, 107 के आसपास होता है। CH4 में 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp3 एग्जैक्ट है तो 109 डिग्री 28 मिनट है। H2S में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल जो है वो नियरेस्ट 90 होता है ड्रैगो रूल की वजह से। H2O की बात करते हैं तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? सेकंड वाले में आ रहा है बेटा। सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? सेकंड वाले में ही तो आ रहा है। सबसे ज्यादा जो आता है इसमें वो सेकंड में आ रहा है 61। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। और ये देखिए बॉन्ड एंगल NH3 का 107 दिया है, वाटर का इतना दिया हुआ है, देख लीजिए सारी चीजें NCERT से हैं। The molecular geometry of SF6 is octahedral. What is the geometry of SF4 including lone pair? तो ज्योमेट्री तो फिक्स होती है, सिर्फ डिस्टॉर्शन हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो SF4 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, sp3d, और sp3d है, आप ध्यान दीजिएगा। है ना? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप कैसा था? सीसो शेप। तो यहां ज्योमेट्री आपसे पूछ रहा है ना, इंक्लूडिंग लोन पेयर। तो यहां देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एक ही एग्जाम ये दिया हुआ है, तो सेकंड आंसर जो है इसका हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। और ये देखिए SF4 के बारे में दिया हुआ है, सीसो से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स। तो आइसो स्ट्रक्चरल के बारे में क्या है, ध्यान से समझते हैं। तो ये सल्फेट है बेटा। तो अगर हम देखते हैं सल्फेट में, तो ये 4 सिग्मा और 6 2 8, 8 से 8 गए, 0 0 लोन पेयर हो गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, है ना? और इसके लिए भी 4 सिग्मा 0 लोन पेयर है, तो ये भी टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल है, तो ए तो आइसो स्ट्रक्चरल है। बी को देखो बेटा, SiCl4 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp3 टेट्राहाइड्रल, ये भी है भैया। TiCl4 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, ये भी टेट्राहाइड्रल है। तो ए और बी तो भैया हैं, ए और बी तो हैं। अब देखो सी और डी है कि नहीं है, सी और डी है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो ये जो दिया है ये NO3 माइनस दिया है बेटा, है ना? तो NH3 हम सब लोग जानते हैं कि 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होती है, लेकिन जो इसका शेप होता है सर वो पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल।
और अगर मैं NO3 माइनस की बात कर रहा हूं तो ये 3 सिग्मा 0 लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो जहां जहां C है वो तो होगा नहीं, तो C दिया है 3 ऑप्शन में, तो 3 C तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा। अब देखो BCl3 ट्रायगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, BrCl3 अगर बात करेंगे तो ये आएगी टी शेप। BrCl3 कैसा बनेगा देखिएगा, ये लोन पेयर तो टी शेप हो गया, ठीक है। और ये तो ट्रायगोनल प्लेनर था, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ए और बी हो रहा है, तो सेकंड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। आगे चलें, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, तो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, तो यूजली अगर जो बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप के हैं तो बॉन्ड लेंथ भी जो है अलग हो जाएगी। अब BF4 माइनस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्पीसी है, तो यहाँ तो इक्वल हो जाएंगी। XgF4 में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, सब लोग जानते हैं। XgF4 कैसा होता है सब लोग जान रहे हैं। XgF4 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है ना, और बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बॉन्ड एंगल इसमें 90 के होते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर से sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई, बस यही अलग होता है। एक्सियल बॉन्ड जो है वो लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल से, ये F है, ये F है, ये F है, ये F है, ये यहाँ लोन पेयर है, तो ये बेटा एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल है ना। एक्सियल जो होते हैं लॉन्गर होते हैं इसीलिए वीकर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगी, यहां अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगी किसमें बेटा, SF4 में। क्यों, क्योंकि यहां अलग तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है। SiF4 भी टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, sp3 तो बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी। तो यहां पे आंसर बेटा थर्ड होना चाहिए, 64 का थर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे, क्या आगे चलें हम लोग, चलिए। अब देखिए ये आपको दिया है PCl5 के लिए, है ना, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के बारे में जिक्र दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, A central atom in a molecule has 2 lone pair of electron and forms 3 single bonds. Central atom has 2 lone pair, तो एग्जाम्पल है ये ClF3 जैसा, 2017 में नीट में आ चुका है ClF3, है ना। एंड फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज, तो इसी तरह का है ये कि 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं, यही तो कह रहा है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब शेप के लिए हमसे कह रहा है, तो ये Cl हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, ये इधर, ये इधर, क्या हो गया, बेंट टी शेप आ जाएगा, ठीक है। शेप पूछ रहा है, बेंट टी शेप आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे सही हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलें। और देखिए ये दिया भी हुआ ClF3 का एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 115, मैंने अभी बताया था पेज नंबर 115 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन इन NO2 माइनस NO2 प्लस एंड NH4 प्लस, ये गलत दिया है, इसको सही करें, NH4 प्लस है ये। तो NO2 माइनस अगर हम देखेंगे तो ये 2 सिग्मा 1 लोन पेयर से sp2 हो जाएगा, NO2 प्लस 2 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। NH4 प्लस देखेंगे तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये जो है ये आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ठीक, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अब यहां पर अगर हम देखेंगे भैया
ऑप्शन को, तो sp2, sp और sp3। सेकेंड ऑप्शन बेटा मैच हो रहा है, देख लो ध्यान से, सेकेंड ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है कि नहीं? सिक्सटी सेवन देखिए क्या कह रहा है, लिस्ट दिया है और इधर लिस्ट टू दिया हुआ है, स्पीसीज और हाइब्रिडाइजेशन आपको मैच करना है। सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल। SF4, तो SF4 अभी हम लोगों ने देखा 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई है ना। IF5 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 6 मतलब sp3d2। SF4 ए का है ना, और फिर बी का, और ये यहां पे ये पहला हो जाएगा, तो ए का तीसरा, ये तो बहुत ही एक से ही आंसर आ रहे हैं भैया, पहला आंसर हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा ज्यादा। ए का तीसरा और ये बी का पहला, बाकी हम निकाल सब दे रहे हैं कि NH4 होना चाहिए यहाँ, NH4+, तो NH4+ अभी हम लोगों ने निकाला था sp3 हाइब्रिडाइज होता है, NO2+ अभी निकाला था sp हाइब्रिडाइज होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, तो ए का तीसरा और ये जो सी है, सी का देखो पांचवा हो रहा है, बिल्कुल सही, और जो डी है वो डी का चौथा हो रहा है, तो पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 67 में पहला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और ये देखिए फिर से वही पेज नंबर 114 और 15 की बात, यहां पर देखिए NH4+ दिया हुआ है, SF4 दिया हुआ है, BRF5 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर आपको बताने हैं ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। तो XgF2 में अगर हम देखेंगे तो 8 में से 2 चले गए, 6 बचे, मतलब 3 लोन पेयर बचे बेटा, है ना। XgO2F2 में देखेंगे तो 8 में से 6 चले गए, 2 बचे, मतलब 1 लोन पेयर बचा। XgO3F2 में तो 0 लोन पेयर बचेंगे भाई, 8 में 8 चले गए, 6 ऑक्सीजन के लिए, 2 फ्लोरीन के लिए, तो इसमें तो 0 लोन पेयर हो गए, है ना। XgF4 जब करोगे तो 8 में 4 चले गए, 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर। तो अगर हम देखेंगे XgF2A का बेटा होगा 4th, और जो B है इसका होगा 2nd, है ना। और जो C है, C का क्या है, XgO3F2 0 लोन पेयर, इसका होगा 1, और जो D है, D का होगा तीसरा। 4213, 4213, तो सेकेंड ऑप्शन यहां पे देखिए मैच हो रहा है बेटा, सेकेंड ऑप्शन यहां पे मैच हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं। 68 का कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, 68 का सेकेंड आंसर मैच हो रहा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा डिस्कशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 68 तक आपने हमारे साथ किया है। उम्मीद है आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, हमेशा की तरह बहुत सारा आपको जो गलतियां आपने करी हैं वो आपने सही कर ली होंगी। और इसके बाद बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 69 रिस्पेक्टेड MS सर डिस्कस करेंगे, तो सर के साथ डिस्कशन में बने रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पेपर डिस्कशन कैसा लगा, आपका पेपर कैसा रहा, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमेशा। तो आज हम लोग बेटा इतना ही रखते हैं, और फिर मुलाकात करेंगे किसी अगले पेपर डिस्कशन में, किसी अगले रैपिड फायर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए। चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। बेटा आपने नीट का पेपर देखा और आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 68 तक स्वप्निल सर के साथ आपने डिस्कशन देखा, और अब क्वेश्चन नंबर 69 ऑनवर्ड हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, इन्होंने पूछ रखा कि बेस्ड अपॉन वेस्पर थियरी मैच द शेप ज्योमेट्री
ऑफ द मॉलिक्यूल इन लिस्ट फर्स्ट विद द मॉलिक्यूल लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इन सब का अगर हमें शेप निकालना है तो सबसे पहले क्या पता करें, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए और लोन पेयर पता हो तो शेप को हम मैच करवा सकते हैं। ठीक, इसकी बात कीजिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp3d2 और लोन पेयर कितने आएंगे, आ गए 2। तो हम जानते हैं sp3d2 में अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसा हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। तो मैच करवाओ भैया स्क्वायर प्लेनर, यानी ए का क्या हो गया फर्स्ट। अच्छा, मैचिंग वाले में क्या है, 1-2 मैच करवा दो, बाकी कुछ चेक करना ही नहीं, मैच हो ही जाते हैं। ठीक, चलिए आइए टी शेप की बात कर लें। आप बताइए टी शेप के लिए क्या करना है। टी शेप के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए, sp3d और लोन पेयर 2 होने चाहिए, यही तो। और तलाशते हैं sp3d और लोन पेयर 2 कहाँ मिलेगा। ClF3 दिया है, आप अगर ClF3 में देखें तो यहाँ सिग्मा बांड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 2, तो बेस्ट अगर इसका 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d। और sp3d में अगर 2 लोन पेयर आ जा रहे हैं तो शेप कैसा हो गया भाई, टी शेप्ड। तो देख लो, हो सकता है इतने से मैच कर जाए। ए का थर्ड है और सी का फर्स्ट है। ए का थर्ड, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका चला गया, चौथा ऑप्शन आपका चला गया। और सी का क्या मैच करवा दिया हम लोगों ने, देख लो कुछ गलत सलत तो नहीं मैच करवा दिया। ए का थर्ड और सी का फर्स्ट, कौन सा राइट आंसर आ गया, देख लो 2 ही में मैच कर गया, सेकंड। तो 69 का क्या हो गया, सेकंड इज राइट आंसर, 2 ही में मैच कर गया, तीसरा आपको करवाना ही नहीं पड़ा। आगे आ जाइए, ये जो बेटा वहाँ पीछे क्वेश्चन दिया गया था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ ज्योमेट्री दे दी गई है आपको, जो वहाँ लिया था। जैसे देखिए XCF4 दिया गया है तो इसके लिए क्या लिखा है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ClF3 दे दिया गया तो क्या दे दिया गया है, टी शेप। तो इस पेज से NCERT के इस पेज से वो क्वेश्चन लिया गया था। NCERT फर्स्ट है 11th की और पेज नंबर 115 से क्वेश्चन लिया गया है। अगले में जाइए, करें SCl2 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ SCl2O3 ClF3 एंड SF6, इनमें निकालना है लोन पेयर। तो बच्चा सल्फर के पास अगर आप चेक करो तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने बांड बना लिए, 4 बच गया, इसका मतलब लोन पेयर क्या होना चाहिए 2। तो पहला ऑप्शन बेकार हो गया, सॉरी तीसरा ऑप्शन बेकार हो गया, पहला और तीसरा बेकार हो गया। ठीक, आगे आ जाइए, कह रहे हैं O3, अगर O3 को आप बनाओगे बच्चा तो O3 को ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, 6 में से 2 बांड इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बांधना और 2 इधर, तो कितना बच गया 1। तो इसका मतलब 2 1, अब भी यहाँ नहीं मैच करेगा, अभी दोनों आंसर हो सकते हैं। आगे आ जाइए, ClF3 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 7 में से 3 ने बांड बना रखा है, तो कितने बच गए 4, इसका मतलब लोन पेयर कितना बचा है 2। तो अगला क्या आना चाहिए 2, इसका मतलब कौन सा आंसर सेकंड सही हो गया, और ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है 0। तो क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा राइट आंसर हो गया, सेकंड। ठीक, और ऐसे भी अगर आपको लोन पेयर स्ट्रक्चर से नहीं समझ में आता तो अगर आपको मोनोसेंट्रिक स्पीसीज है बेटा, तो हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन इससे हो जाता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम माइनस टोटल वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाई 2। इससे हमारा लोन पेयर 10 में से 9 में आ जाता है जब हम मोनोसेंट्रिक स्पीसीज की बात करते हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला कह रहे हैं गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है SO2 एंड H2O बोथ पजेज वी शेप्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। क्यों, इसका हाइब्रिडेशन अगर आप निकालेंगे बेटा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2, और sp2 के साथ क्या आएगा, एक लोन पेयर आ गया, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, वेंट वी शेप्ड या एंगुलर। ठीक, अगर इसको देखेंगे H2O को तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, और अगर 2 लोन पेयर आ गया तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वेंट वी शेप्ड या एंगुलर। तो इन्होंने क्या बोला, इन दोनों का वी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये बात तो सही हो गई, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही हो गया। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड देखा जाए, द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ बॉन्ड एंगल H2O। नहीं, अगर बेटा हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो हम लोगों ने इनिशियली क्या बोला था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन। जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, जिसका हाइड्रेशन कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसे आप चेक करो तो यहाँ हाइड्रेशन sp2 है, यहाँ हाइड्रेशन sp3 है, तो हर हाल में SO2 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो H2O से तो ज़्यादा होगा ही होगा, राइट। और यहाँ क्या दिया था, बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस दिया है, इसका मतलब ये बात गलत हो गई। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो आंसर चेक कर लो भैया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सेकंड इज राइट आंसर। यहाँ देख लीजिए NCERT किस पेज से लिया गया है, तो बेटा देख लो SO2 है, SO2 का यहाँ बॉन्ड एंगल दे रखा है कितना, 119.5,
ठीक। और H2O का बॉन्ड एंगल देखो यहाँ दे रखा है क्या, 104.5। तो SO2 का बॉन्ड एंगल क्या है, SO3 से ज़्यादा है, सॉरी SO2 का बॉन्ड एंगल क्या है, H2O से ज़्यादा है। आगे आ जाइए, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए जब मोनोसेंट्रिक स्पीशीज होती है तो पोलर मॉलिक्यूल चुनने के लिए हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर होगा। सिमेट्रिकल को कैसे डिफाइन करते हैं कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सिमिलर सराउंडिंग एटम्स होने चाहिए, राइट। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं किसको चुनना है, पोलर। ये देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, सिमिलर सराउंडिंग एटम है, कोई लोन पेयर नहीं है, सिमिलर सराउंडिंग एटम है। और यहाँ देख लीजिए क्या है, लोन पेयर तो नहीं है लेकिन सिमिलर सराउंडिंग एटम नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पोलर हो ही गया। आंसर क्या मिल गया, फोर्थ। अब आपको एक यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आइए इसको देख लिया जाए। यही तो है। आप बताइए हम लोग डायरेक्शन क्या लेते हैं, प्लस टू माइनस, यानी इस वाले का डायरेक्शन इधर आएगा और इस वाले का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ भी म्यू क्या आ जाएगा, 0। तो एक ही है जो पोलर मॉलिक्यूल होगा और कौन सा है, फोर्थ। क्यों यहाँ ऐसे क्यों चेक किया, क्योंकि यहाँ देखो एक सेंटर नहीं है, एक से ज़्यादा आपने सेंट्रल एटम ले रखा है। और अगर सेंट्रल एटम है तो सिमेट्रिकल से हमारा काम चल जाता है। दो ही एक्सेप्शन उसके हमको मिलते हैं। एक मिल जाता है कि अगर sp3d2 में दो लोन पेयर आ जाए लेकिन सिमिलर सराउंडिंग एटम्स हो जाएं तो क्या हो जाता है, नॉन पोलर। और एक होता है कि अगर sp3d में 3 लोन पेयर्स आ जाएं और सिमिलर सराउंडिंग एटम हो जाए तो भी स्पीशीज क्या हो जाती है, नॉन पोलर। ठीक है, अगले में आ जाते हैं। यहाँ से इन्होंने देखो निकाल के दे रखा है, CH4 है, CSCl3 है। तो देखो CSCl3 अभी आपने देखा था पीछे क्वेश्चन में, NCERT के पेज नंबर 112 से लिया गया है केमिकल बॉन्डिंग में, और इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ दे भी रखा है। आगे आ जाते हैं। सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोग जानते हैं कि NH3 का डाइपोल मोमेंट जो होता है NF3 से ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है कि जो लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट आता है और जो बांड के कारण आता है, दोनों का डायरेक्शन NH3 में सेम हो जाता है और NF3 में अपोजिट हो जाता है। ठीक, तो कैंसिलेशन होने लगता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द लोन पेयर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी गलत हो गया, सेम डायरेक्शन में होता है, ये भी क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में। ठीक, बट इन NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द लोन पेयर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 आर द सेम, ये भी गलत हो गया। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चा, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। कौन सा राइट आंसर हो गया, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर कौन सा हो गया भैया, सेकंड। अगले पेज पे देखिए यहाँ दे रखा है कि अगर अमोनिया की बात करें तो लोन पेयर के कारण जो पोलरिटी आ रही है उसका डायरेक्शन देखो कहाँ है, ऊपर, और बांड के कारण जो पोलरिटी आ रही है इसका भी, जब रिजल्टेंट निकालोगे इन तीनों का डायरेक्शन कहाँ आएगा, ऊपर। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। और जबकि NF3 के केस में यहाँ लोन पेयर वाली कहाँ पोलरिटी ऊपर, लेकिन बांड वाली कहाँ नीचे, तो कैंसिल हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कम। ये NCERT के पेज नंबर 112 पे एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन से आप मैच कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कह रहे हैं सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो बेटा यहाँ सिग्मा मान 3 है, लोन पेयर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, sp2। यहाँ सिग्मा मान 3 है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो क्या हो गया, sp2। यहाँ सिग्मा मान देखो 2 है, लेकिन लोन पेयर जब आप निकालोगे तो देखो इसके ऊपर क्या होगा, 7 1 8 और 2 निकल, लोन पेयर 2 आ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। और यहाँ देखो सिग्मा मान 4 है, लोन पेयर कोई नहीं, हाइड्रेशन क्या आ जाएगा, sp3। तो इन्होंने यही पूछा कि बताइए कितने हैं जिनका हाइड्रेशन sp3 है, तो आंसर क्या हो गया, इन दोनों का हाइड्रेशन sp3 है और इन दोनों का क्या है, sp2। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये बात यहाँ दे रखी है बेटा, sp3 हाइड्रेशन के लिए डिटेल दे रखा है कि कितने परसेंट एस करेक्टर, कितने परसेंट पी करेक्टर होते हैं, किसका है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, लोन पेयर आने पे क्या होता है, ये सब यहाँ इससे रिलेटेड बातें दे रखी है। आगे हाइब्रिडाइजेशन है और आगे जा करके इन्होंने से पूछ रखा है, तो आओ देखा जाए। अगर sp3 है तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, यानी ए का क्या होना चाहिए, थर्ड। तो ए का थर्ड होना चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बेकार हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका बेकार हो गया। आगे आ जाइए, DsP2 है, देखो DsP2 है, यानी सब अगर मिलाए जाएँ तो 2 1 3 1 4 4 ही हैं, लेकिन DsP2 की बात हो रही है। ठीक, सब 4 हैं। यहाँ जाइए sp3d की बात कीजिए, तो
तो अच्छा, ये जो DsP2 बेटा आपने ले रखा है, ये आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे तब इसका एग्जाम्पल यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके भर भर के एग्जाम्पल मिलते हैं ना, भर भर के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। चलिए तो आ जाते हैं, इसका स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। तो आगे आइए, sp3d का देख लें। sp3d का क्या होगा भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट। तो देख लीजिए सी का फर्स्ट, एक आंसर यहाँ मैच कर गया। यानी मैचिंग वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपको चारों ना भी आए, एक दो आप मैच करवा लो तो ज़्यादातर केस में आंसर आपका मैच कर जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। स्क्वायर प्लेनर, ये देखो यहाँ दे रखा है, ठीक। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सारे शेप यहाँ दे रखे हैं, और किनकी मिक्सिंग हो रही है बेटा, ये ना यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, ठीक। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो डी ऑर्बिटल ये कौन से इन्वॉल्व है। तो जनरली जब अंदर वाला डी होता है तो हम बोलते हैं dx² - y², और बाहर वाला अगर एक डी होता है तो बोलते हैं dz², लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ज्योमेट्री डिसाइड करती है कि कौन सा डी इन्वॉल्व हुआ है। अगला, द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5, ये बात बिल्कुल सही है। द लोन पेयर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A एंड R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, फोर्थ इज राइट आंसर। यहाँ इन्होंने बॉन्ड एंगल दे रखा, और बेटा जब NCERT में पढ़ोगे तो देखो यहाँ सारी कहानी दे रखी है कि बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों हो जाता है। एक्चुअली जब आप वाटर बनाते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, यहाँ मतलब OH बॉन्ड आ गया, और ये क्या है, लोन पेयर। इनके बीच रिपल्सन क्या लगता है, लोन पेयर, तो ये रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है। फिर ये क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके तुलना में कम है, और इस सबसे कम रिपल्सन कौन है, ये वाला। तो इसीलिए बॉन्ड अंदर की तरफ है, ये बॉन्ड अंदर की तरफ झुक जाता है, तो ये बॉन्ड एंगल जो रेगुलर के केस में 109 होना चाहिए था, वो 104.5 के आसपास आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमंग दिस एंड दिस, ठीक है। BF3 को बच्चा अगर देख लें तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp2, ठीक। PF3 की बात अगर कर लें तो जब PF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp3 विद 1 लोन पेयर। ClF3 की अगर बात करें, ClF3, तो ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp3d, और लोन पेयर की बात करें तो 2 लोन पेयर आ गया, राइट। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि बॉन्ड एंगल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। तो देख लो भैया, सबसे कम किसका है, BF3 का, तो इसका सबसे ज़्यादा आना चाहिए, उसके बाद PF3, उसके बाद ये 77 का कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट इज राइट आंसर। 77 का फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक। आगे आ जाते हैं। कहने फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू 0 नहीं है। तो बेटा अगर पहले वाले फिगर को आप देखें तो देखिए, अच्छा कलर चेंज करने उतना डार्क नहीं चल रहा है, हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए इन्होंने बेंजीन रिंग बना रखी है, और ऊपर क्या लगा रखा है, Cl, और नीचे क्या है, Cl। तो डायरेक्शन क्या होगा, +2 - यानी ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली देखो Cn लगा रखा है, तो Cn की अगर बात करें बेटा तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये भी लीनियर हो जा रहा है, ये C है ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये भी क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, पहले और दूसरे का तो 0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ OH की बात करो तो O और H इधर है, और यहाँ हम किसी भी तरह से बना दें OH, ऐसे SH के बना दें, तो यहाँ कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक। तो इन्होंने पूछा किसका है जिसका 0 नहीं होगा, यानी कुछ न कुछ आएगा डाइपोल मोमेंट। तो इन दोनों में बेटा इक्वल एंड अपोजिट हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन इसमें इक्वल एंड अपोजिट एग्जैक्टली नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, ठीक। यहाँ देखो दे रखा है इन्होंने निकाल करके, डाइपोल मोमेंट फैक्टर कन्वर्जन क्या है, डायरेक्शन किधर लेते हैं, देखो डायरेक्शन +2 - लेते हैं। यूनिट क्या होती है, यूनिट एक दूसरे से डेवाई और कूलम मीटर कैसे रिलेट होती है, इस सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन NCERT के इस पेज पे आपको मिल जा रही है। आगे आ जाइए। कह रहे हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ द CCl4, CsCl3 एंड CH4 आर इन द ऑर्डर। अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर सिमेट्रिकल स्पीसीज होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जरा इसके बारे में देखिए, कोई लोन पेयर नहीं है, सिमिलर सराउंडिंग आइटम है, कोई लोन पेयर नहीं, सिमिलर सराउंडिंग आइटम, इसका मतलब इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो लोन पेयर तो नहीं है लेकिन सिमिलर सराउंडिंग आइटम नहीं है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट आएगा ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, CHCl3, उसके बाद इन दोनों का क्या हो जाना चाहिए, बराबर। तो देख लीजिए ऑप्शन, CHCl3 सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद CH4 और CCl4 का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल और ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो 79 का राइट आंसर कौन सा हो गया, 3rd, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ देखो बेटा निकाल के दे रखा है, यही NCERT से यहाँ से लिया गया डेटा है,
डेटा आपके सामने है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन था ये। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, कह रहे हैं सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब फिर वही बात आ गई कि आप पहले सिमेट्रिकल तलाश लो, फिर बाकी जो बचे उनके बारे में सोच लेंगे। देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, सिमिलर सराउंडिंग आइटम, इसका मतलब म्यू क्या आ जाएगा यहाँ 0, ठीक। यहाँ भी देखो म्यू क्या आ जाएगा 0, और NH3 को अभी हम लोगों ने कंपेयर किया, NH3 का ज़्यादा होता है और NH3 का कम होता है, तो इन दो का 0 हो गया, इन दोनों में NH3 का ज़्यादा होता है। तो यही इन्होंने पूछा कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 3rd NH3। यहाँ देख लो दे रखा है NH3 का, NF3 का, बाकी ढेर सारे लोग का डाइपोल मोमेंट दे रखा है बेटा, एनसीईआरटी की स्पेस से आप मैच कर सकते हैं। इन विच द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल, इन विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। बच्चा अगर स्पीशीज नहीं पाई जा रही है तो इसका मतलब है उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए 0। स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए 0, ठीक। निकाल लीजिए बॉन्ड ऑर्डर, जिसका 0 होगा वो नेचर में नहीं पाया जाएगा। देखिए H2+ यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0.5। यहाँ देखो H2-2 है, तो अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें जैसे हम लोग ट्रिक से निकालते हैं, तो 2 दूनी 4, इसमें 4 हो गया, ऊपर 2 6 है, तो 10 का 3 है, 10 का 3। तो अगर 6 के लिए हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा ये देखना है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 कम कर रहे थे, ठीक। तो 4 यानी इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये तो पाई जाएंगी, आपको 0 तलाशना है, ठीक है। H2- की बात करोगे यहाँ भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक। देखो ये H2- दे रखा ना, हाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा, He2 और H2+2। अब आइए जरा इसका थर्ड वाले निकाला जाए। H2+2 की अगर बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 0, और He2 की बात करें, H2+2 में बॉन्ड ऑर्डर क्यों 0 आ जाएगा, अरे भाई H2+2 आपने लगा दिया, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, बॉन्ड बनाएगा कौन, ठीक। और He2 का अगर आप निकालोगे तो जब आप निकालोगे तो इसका डाइपोल इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है 0, इसका मतलब ये स्पीशीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। प्रश्न उठता है क्या ऐसे और एग्जाम्पल्स, हाँ बेटा ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। जैसे आइए देखिए, हमने आपसे बोला है Li2-2, अगला है B2+2, ठीक। अगला है इन्होंने यहाँ दे ही रखा है H2+2। अगला अगर हम लेना चाहें इसमें और कौन सा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देखिए Ne2 नहीं पाया जाएगा, He2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इन सब में अगर आप चेक करेंगे तो ये ऐसी स्पीशीज हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है 0, ठीक। अगले क्वेश्चन आ जाए, यहाँ देखो दे रखा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो नेचर में ये देखो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2-Li2 बच्चा क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। और हम लोग जानते हैं क्या कि स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर के। आइए निकाल लिया जाए। Li2 की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1। Li2+ की अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0.5, ठीक। और Li2- की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बैलेंस सेल में, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी क्या आ गया 0.5। अब हम जानते हैं कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा किसका बॉन्ड ऑर्डर Li2 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए Li2 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, आप चाहो सीधे सेकंड आंसर टिक कर दो। लेकिन हाँ एक डाउट आपको होगा कि सर जी इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो फिर सेम होना चाहिए। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। देखिए जब Li2+ करेंगे और Li2- करेंगे तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आया है, लेकिन बच्चा जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जिनमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ Li2- लिखा होगा, ये माइनस वाला, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जहाँ Li2+ लिखा है यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेसर विल बी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। यहाँ से देख लो ये सब दे रखा है कि कैसे निकालना है, क्या करना है। आगे विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट पैरामैग्नेटिक, पूछ रहे हैं कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो बेटा इसको निकालने के लिए आपने एक ट्रिक पढ़ रखा, उससे आंसर तुरंत आ जाता है। बाकी हम मोटी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पैरा होता है, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो डाया होता है, राइट। और ट्रिक से क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इवन होते हैं तो डाया होता है, 6 और 12 को छोड़ के आओ चेक कर लिया जाए। 6 5 11 पैरामैग्नेटिक, 6 4 10 डाया मैग्नेटिक, 6 दूनी 12 पैरामैग्नेटिक,
और ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक, चलो भैया 83 का सेकंड हो गया, 84 पे आ जाइए। यहाँ देखो दे रखा है इन्होंने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। अगला कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन विच वन इज डायामैग्नेटिक एंड हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। देखिए दो चीज़, अगर शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, यानी 3। ठीक, तो आओ तलाश लेते हैं। C2-2 को अगर आप निकालोगे बेटा तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखो तो देखो C2 4 दूनी 8 2 10 हो गया, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3। यहाँ देखो ये 10 है और 2 ऊपर आप मिल गया, 5 दूनी 10, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं, ट्रिक से निकाल रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ना। तो देखो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, तो 10 का अगर 3 होता तो 12 का क्या आ गया, 2। यहाँ देखो 6 दूनी 12 2 14 हो गया, तो 10 का 3 होता है, 14 क्या आ जाएगा, 1। यहाँ क्या आ जाएगा, 2। ठीक, अब आपसे पूछा है कि डायामैग्नेटिक होना चाहिए एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड, तो शॉर्टेस्ट तलाशना, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वाले तलाशें। तो अब इसके एक बार चेक कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। अब बस ये तलाशने कि डाया होगा पैरा होगा, नहीं तो दूसरे चेक कर लेंगे। तो डाया पैरा के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल, 4 दूनी 8 2 10, इवन है ऑड, इवन है तो इसका मतलब ये डाया हो जाएगा, और चूंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ये शॉर्टेस्ट भी हो गया, और चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा, इसलिए शॉर्टेस्ट हो गया। और एक ऐसा है डायामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे इसमें। अगला यहाँ निकाल के दे रखा है भैया, इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं। आगे, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। बच्चा अगर O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लाइक मॉलिक्यूल में, यानी जिनमें भी इलेक्ट्रॉन 14 ज़्यादा होता है उनके लिए डिजनरेट ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं, 23 12। अब आइए 16 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16, ये आपको दिया गया है O2। लेकिन O2 से कहाँ जा रहे हैं, O2 माइनस में जा रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोनेशन करवा रहे हैं। तो आप बताइए जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं क्या करेगा, इसी में आके तो पेयर करेगा। तो अगर इसी में आके पेयर करेगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो बच्चा ये देखो एंटी बॉन्डिंग, और नीचे लाइन खींची हुई है एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब स्टार है, और लाइन खींची गई है, इसका मतलब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो क्या हो जाएगा, पाई स्टार। तो आप तलाश लो भैया आंसर, पाई स्टार कहाँ, पाई स्टार 2px, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, पाई स्टार 2px। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ से आप निकाल सकते हो, मेथड दे दिया गया कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो कहाँ है, कैसे जाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का दे रखा है। इसके बाद द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ Cn-2। बच्चा Cn-2 को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 5 4 9 1 10, यानी बॉन्ड ऑर्डर तो 3 आ गया। ठीक, और चूंकि 10 है तो ऑड है या इवन है, इवन है तो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, 3 एंड डायामैग्नेटिक। देखो कहाँ भाई, 3 एंड डायामैग्नेटिक, थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन बी फाउंड बाय द वाटर। ये बच्चा फैक्चुअल है, याद रखना होता है कि वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना सकता है वो कितने बना सकता है, 4। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ निकालना सॉल्व करने जैसा नहीं है। आगे, इन द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, चलिए। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। O2 माइनस का क्या आ जाएगा, 1.5। O2-2 का क्या आ जाएगा, 1। और O2 प्लस की अगर बात करें तो देखो 6 दूनी 12, 1 निकल गया 11, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2.5। अब बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा क्या आना चाहिए, O2 प्लस, उसके बाद आना चाहिए O2। तो देख लो कहाँ है, O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस, O2 2 माइनस, थर्ड। 88 का थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2-2, अभी आपने निकाला था, 4 दूनी 8 2 10, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3। यहाँ देखो 5 दूनी 10 2 12, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2। और यहाँ 6 दूनी 12 2 14, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1। तो ऑर्डर आपको बताना है तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाना चाहिए, C2-2, उसके बाद क्या आना चाहिए, N2-2, उसके बाद क्या आना चाहिए, O2-2। तो C2-2, N2-2 और O2-2, सेकेंड इज राइट आंसर। 89 का क्या हो गया, सेकेंड इज राइट आंसर।
एक ही बॉन्ड आर्डर निकालना तो बेटा वो एक पेज, मतलब आप देखो एमओटी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, जल्दी से, और ज़्यादातर क्वेश्चन पे सारे ट्रिक्स हैं। तो आपको बॉन्ड आर्डर निकालना है, बॉन्ड लेंथ निकालना है, स्टेबिलिटी निकालनी है, अनपेयर रिटर्न्स निकालना है, तो ये सब बड़ी आसानी से हो जाए। यानी बॉन्डिंग में सबसे ईजी क्वेश्चन अगर कहीं से होते हैं तो एमओटी से होते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी एमओटी से आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड आर्डर इंक्रीजेज एंड द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। सबसे पहली बात है बॉन्ड आर्डर बढ़ना चाहिए, तो देखो बॉन्ड आर्डर क्या करना है, बढ़ाना है। और आगे क्या बोल रहे हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक, और कहाँ जाना है, पैरा से डाया चला जाना है, यानी अनपेयर टर्न से उसे ख़त्म कर देना। आओ चेक कर लेते हैं। इसका बॉन्ड आर्डर 3 है और ये डायमैग्नेटिक है। अगर आपने प्लस लगा दिया तो इस बॉन्ड आर्डर क्या हो जाएगा 2.5 और पैरामैग्नेटिक, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। एनोन देखो 6, 5, 11, इसका मतलब है तो डायमैग्नेटिक, ठीक। और चूंकि 11 तो बॉन्ड आर्डर क्या है 2.5, तो इसका है 2.5 और 6, 5, 11 यानी पैरामैग्नेटिक है। और जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आप देखो क्या हो गया, एनो, यानी अब अगर हमें बॉन्ड आर्डर निकालना है तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। तो देखो 6, 5, 11 एक प्लस लग गया, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 10। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है तो ये कैसा हो गया, इसका बॉन्ड आर्डर क्या आ गया 3, ठीक। और चूंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, ऑड है, इवन है, इवन है, और जब इवन होते हैं तो 6 और 12 को छोड़ के क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक। तो देखो आंसर हमें मिल गया सेकंड, ठीक। बाकियों को आप चाहो तो चेक कर लो। O2 कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा पैरामैग्नेटिक। O2 कैसा पैरामैग्नेटिक, ये है डायमैग्नेटिक, लेकिन यहाँ बॉन्ड आर्डर 2, यहाँ बॉन्ड आर्डर 1 है। इन्होंने बोला बॉन्ड आर्डर बढ़ना भी चाहिए और पैरा से डाया होना चाहिए, ठीक। तो ये पैरा से डाया तो हो गया, लेकिन बॉन्ड आर्डर बढ़ा नहीं, बॉन्ड आर्डर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसे राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। तो चलिए बच्चा, ये डिस्कशन हम लोग का समाप्त हुआ। आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, और मस्त रहिए बेटा, लगे रहिए। टीम न्यूलाइट किसी भी तरह से आपके साथ है, हर कंडीशन में आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।